जीरो पैसे से हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। सबसे बेस्ट बिजनेस में कहता हूँ, जिससे मैं जी। कहता हूँ गारंटेड करोड़पति का बिजनेस का जॉब है, और वो है एक आदमी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया। वो कॉलेज में गया, कॉलेज में कर्जे में था, गरीब था, कॉलेज से निकलता है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी में नौकरी करता है, बैंक में। और क्रेडिट कार्ड इतना बेचा और उतना इंसेंटिव कमाया कि उसका लोन्स भी खत्म हो गया और उसके पास एक छोटा खुद का फंड आ गया। वो फंड से आज वो आदमी ने पूरा बिल्डिंग बनाया है। 80% ऑफ हिज कंपनी इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी रिलायंस, और सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है वैसी ERP, धर्मेंद्र आहूजा। ऐसी कोई दो बिजनेसेस आप हमारी ऑडियंस को सेट बता दीजिए, वो एवरग्रीन है, वहाँ पे आप मात नहीं खा सकते। दो बिजनेसेस में बहुत बुलिश हूँ, एक है F और एक है G। F इज फाइनेंस एंड G इज अप टू 50 करोड़ गवर्नमेंट वापस लोन देता है, कोलैटरल फ्री, यानी ना आपको घर, ना गोल्ड, ना शेयर्स गिरवी रखना पड़ता है। इसका नाम है। काफी लोग हैं जिनकी क्वेरी मेरे पास आई थी, वो स्मॉल टाउन से आते हैं, अब वहाँ वो अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आप उनके लिए क्या सजेशंस देंगे? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। अगर आपके माइंड में भी अपना बिजनेस करने का ख्याल आता है और आपका भी मन करता है कि आने वाले टाइम पे मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूं और मेरा खुद का एक बिजनेस हो जहां पे मैं ढेरों मनी अर्न कर पाऊं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आपके माइंड में सोच मात्र भी आ रहा है कि आपको अपना खुद का बिजनेस करना है, आप किसी स्मॉल टाउन सिटी से हैं या फिर आप एक मेट्रो सिटी से हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। किस मोमेंट में मुझे रिस्क लेना चाहिए या किस मोमेंट में मुझे फंडिंग उठानी चाहिए, इन तमाम सवालों के साथ आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, जो कि एक बिजनेस कोच है और लीडरशिप कोच भी हैं, उनके साथ में हम बातचीत करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं या आप अपना बिजनेस शून्य से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर बशीर काला जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू सो मच। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, बिकॉज जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या हमारी आने वाली जनरेशन है ना, सबके माइंड में एक क्वेश्चन तो होता ही है कि कभी ना कभी हम खुद का बिजनेस बनाएं, बिल्कुल। है ना। तो आज मैं जानना चाहती हूँ, अगर किसी को कम बजट में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे करे? मैं ये पॉडकास्ट स्पेशल थीम रखूंगा जी। कि ₹0, ओके। ₹0 और कोई फैमिली बैकग्राउंड ना हो, यानी आप टाटा, बिरलास, अंबानी, अडानीज, यानी Correct. वो बैकग्राउंड ना हो, और ना आप IIT की पैदाइश हो, जी यानी आपके पास एजुकेशन भी नहीं है। अज्यूम करो आप 10वीं फेल हो, अज्यूम जी। करो कि आपकी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, प्यार करती है लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली और आपके जेब में ₹0 है, फिर भी आप बिजनेस करके 100 करोड़ तक कैसे पहुंच सकते हो, और मैं प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी बताऊंगा, तो ये हम डिकोड करेंगे आज के पॉडकास्ट। ओके, वंडरफुल, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर एग्जांपल वो किसी जॉब क्लास फैमिली से आता है जी। और उसको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक आइडिया आता है, देन उसके बाद हम कुछ बजटिंग करते हैं। तो आप बताइए कि अगर किसी को मिनिमम बजट में स्टार्ट करना हो तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको वो मिनिमम बजट में स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, मैं तो ₹0 बोल रहा हूँ, जी। बट रियल प्रॉब्लम क्या है कि आपने बोला वर्ड आइडिया। यस। अब आपके हिसाब से आइडिया है शानदार, जी। बट इन रियल लाइफ वो आइडिया है रद्दी। मैं आपको बोलता हूँ क्यों। ओके। ये रियलिटी चेक, आपको आइडिया आया कहाँ से। आप ये परिस्थिति समझ लो जो मैंने डिस्क्राइब किया, जी। कि आपने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, करेक्ट। जो भी रीजन था, आपका मन नहीं था या परिस्थिति नहीं था, आपके फैमिली के पास वो कनेक्शन, वो एक्सपोजर नहीं है कि आपको वो मैच्योरिटी मिले, यस। और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आपने आइडिया कहाँ से उठाया? रील देख के, ठीक है, Correct. ये रियलिटी है, या Yes. यूट्यूब पे देख के, या शार्क टैंक पे देख के। अब क्या है, वो आइडिया चोरी का आइडिया है, और वो आइडिया हम देखते हैं जो पैकेज किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आदमी का देखता हूँ जिसने बाल को डाई किया है और वो चाय ऐसे ऐसे कर रहा है, और डॉली चाय वाला फेमस हो गया, वो दुबई में चला गया, बिल गेट्स साहब उसे बुला रहे, और अब मुझे आइडिया कि अब मैं भी चाय का ठेला खोलूंगा। हाँ। तो ये गड़बड़ है। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम पे देखते हो तो इंस्टाग्राम पे फिल्टर्ड स्टोरीज आते हैं। एक MBA चाय वाला या डॉली चाय वाला या बीटेक पानीपुरी वाले या जितने भी ये फिर इन्फ्लुएंसर्स है, एक सक्सेसफुल होते हैं तो उनके पीछे 1000 फेल होते हैं। वो 1000 फेलियर्स आप देखते नहीं हो। अच्छा, एक सक्सेसफुल होते हैं तो आप उनके बेखावे में आके आप स्टार्ट करते हो, या तो आप बेखावे में आके उनका फ्रेंचाइजी ले लेते हो, या तो आप बेखावे में आके वो स्टार्ट करते हो और फिर 2 साल 3 साल आपके बर्बाद होते हैं, आपके पैसे के लॉस होते हैं,
आप लोन्स ले लेते हो और वो लोन्स आप चुका नहीं सकते, जी तो सबसे पहला मैं स्टेप बोलता हूँ कि भाई लाइफ है ना, लाइफ ये इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का 30 सेकंड रील नहीं है। लाइफ आपका एक मैराथन है। करेक्ट तो हम दुआ करते हैं कि आप लंबा जिए, 70 80 90 तक हेल्थी जिए। तो आप सिर्फ 2 साल मुझे दे दो। 2 साल क्यों? कि आप मिलिट्री में जाते हो जी तो मिलिट्री में पहले ट्रेन किया जाता है ना, बिल्कुल डिसिप्लिन में कैसे रहना है, राइफल कैसे चलाना है, सर्वाइव कैसे करना है, फिटनेस पे काम करना है। यस बिजनेस भी तो युद्ध ही है। आप डेली युद्ध लड़ रहे हो, तो युद्ध के लिए आप प्रिपेयर किए बिना युद्ध लड़ोगे? करेक्ट क्या है आपका फिटनेस, माइंडसेट, टूल्स की ट्रेनिंग। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हम बखेड़ा करते हैं ना कि जॉब्स गंदे, खास करके जेनजी मिलेनियल्स हमारे बच्चे, जी जी जॉब्स आर ब्यूटीफुल। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको जॉब नहीं मिलता, आप कोई अच्छे इंसान को लिंक्डइन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जी लिंक्डइन पे, ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे डीएम करो कि मैं बसेश हूँ, मेरे अंदर ये भूख है और मैं 3 महीना आपके यहाँ फ्री काम करना चाहता हूँ। ओके 3 महीने के बाद आपको जो ठीक लगता है वो 3 महीने का आप मुझे जो भी दे देना, उसके बाद हम टर्म्स नक्की करेंगे। अगर मेरे पास ऐसा कोई एप्लीकेशन आता है जिसका जी। प्रोफाइल ठीक ठाक है, उसने बहुत अच्छे से इंटेंट लिखा है और 3 महीना चांस मांग रहा है, तो 50% से ज्यादा लोग चांस दे देंगे। करेक्ट है तो पहला लेसन लाइफ में है कि अपने आप को सिंपल रखो। मेरी जरूरत है कम, इसलिए मेरे सीने में है दम और नाम है बाजीराव सिंघम। सिंघम मूवी का डायलॉग था ना, करेक्ट आपको सिंघम बनना है आपकी लाइफ में। जी आप सिंपल रखो। क्यों? क्योंकि आज हम इंस्टाग्राम पे शोबाजी करते हैं कि गर्लफ्रेंड को खुश करना है, नया मोबाइल चाहिए, नया बाइक चाहिए, घूमना है, कोल्ड प्ले कौन है मालूम नहीं लेकिन उसके कॉन्सर्ट में जाना है ईएमआई पे। करेक्ट तो ये माइंडसेट को तोड़ के अगर आप सिंपल रहते हो और आप 3 महीने 6 महीने लो कॉस्ट में फ्री में स्मॉल कंपनी में काम करते हो, तो आपको अपने बारे में पता चलता है। ओके 90% लोग मैम आपका पॉडकास्ट देखते हैं, मेरा पॉडकास्ट देखते हैं और वो बोलते हैं पॉडकास्टर बन जाते हैं। पॉडकास्ट बनने में बहुत फेम है, बहुत पैसा है। भाई आपको मालूम नहीं गेस्ट बुलाने के लिए चप्पल घिसने पड़ते हैं, तुम्हारा चैनल का जी। ट्रैक्शन नहीं है, स्टूडियो का रेंट, लाखों रुपए का इक्विपमेंट, एडिटिंग का कॉस्ट, कभी यूट्यूब स्ट्राइक मार देता है। इट इज Correct. नॉट ईजी। करेक्ट तो सबसे पहले कोई अच्छा पॉडकास्टर है, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, डी लेवल, सब टाइप्स के, किसी के साथ इंटर्नशिप कर लो, पता चल जाएगा कितने पापड़ बेलने, बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या तेरे अंदर वो स्किल है कि तू रिसर्च कर पाए। सिर्फ चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करेगा तो नहीं चलेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको खुद का स्टाइल, एक पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। राइट? हजारों बिजनेस कोच है, लेकिन लोग हमें सुनना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, स्टाइल है। वैसे और भी अच्छे कोचेज है, हजारों पॉडकास्टर्स है, आपके ऑडियंस आपको क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि आपकी एक स्टाइल, एक रिसर्च है। तो पहला चीज है प्लीज जॉब करो। ये हम नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं जी बोल दिया कि नौकरी मत करना, बिजनेस करना। अरे स्कैम हाँ। है, नौकरी करो भाई, कोई बुराई नहीं है, आप अपने आप को जानोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सिंपल रहोगे तो नौकरी करके जब धीरे धीरे पैसा मिलता है तो आप सेव करोगे, तो आपका फंडिंग का प्रॉब्लम भी हल्का सेव हो जाएगा। करेक्ट यस तो पहला स्टेप है नौकरी करो। और आपके पॉडकास्ट पे, मैं ये हर पॉडकास्ट पे बोलता हूँ कि नौकरी करना बहुत पुण्य का काम है। क्योंकि हनुमान जी अगर ये सोचते कि मैं राजा बनूंगा, जी तो वो राम के सेना में एज एन एम्प्लॉय टीम मेंबर नहीं आते। करेक्ट बट राम भगवान ने भी उन्हें डिग्निटी, रिस्पेक्ट दिया और हनुमान ने भी इतना परफॉर्म किया कि आज राम भगवान से ज्यादा कहीं ना कहीं हनुमान दादा की पूजा पावर की जाती है। करेक्ट कहने का मतलब गूगल के ओनर्स कौन है? आप नाम बता दो, कौन है गूगल के फाउंडर्स? 90% लोग को नहीं पता। इट इज ब्रायन सरगाई एंड लैरी हाँ, पेज। बट हमें नहीं पता। बट गूगल के करल सीईओ पूछो तो बोल देगा सुंदर पिचाई। हाँ सुंदर पिचाई उनके हनुमान है। हाँ करेक्ट है ओनर्स, फाउंडर्स, प्रमोटर्स नहीं, कंपनी जी, पब्लिक है। CEO, यस वो उनके सीईओ है। तो CEO, आप अच्छे कंपनीज में सीईओज, डायरेक्टर्स बन सकते हो। आज हमारे पॉडकास्ट में जो कंपनी करती है वो मेरी कंपनी की हनुमान है। हम इसे शनुमान बोलते हैं, श्री हनुमान। जी शी इज अ डिजिटल डायरेक्टर और वो मेरे से पावरफुल है डिजिटल में। तो जब आप लोगों को पावरफुल बनाते हो तो आपको एक अच्छा चीज हो जाता है कि बिजनेस में रिस्क होता है। yes, यहाँ पे तो आपको फिक्स एक पगार मिल रहा है, कंपनी के ग्रोथ में प्रॉफिट शेयर मिल रहा है और एज अ सीईओ रिस्पेक्ट, डिग्निटी मिल रहा है। तो एक सीईओ बनने में भी मजा है। तो अच्छे कंपनी में सीईओ बनना भी एक स्मार्ट चॉइस है। तो पहला नौकरी कर लो, पैसे बन जाएंगे, 1 साल जी, आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी, आपको आपके बारे में पता चल जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग, मुझे पॉडकास्टिंग करना है, ठीक है। पॉडकास्टिंग में स्टूडियो के कनेक्शंस, एडिटर के कनेक्शंस, करेक्ट गेस्ट के कनेक्शंस, मीडिया के कनेक्शंस, 1 साल नौकरी की, कनेक्शंस बन गए, पैसे जमा हो गए, लोगों ने मुझे तारीफ किया। समझो आपके ये बच्चा है, वो बहुत अच्छा एटीट्यूड है, बहुत प्यार से फॉलो अप करता है। जी मैंने बोला बेटा मेरा नंबर सेव कर ले, काम आएगा। हाँ करेक्ट कनेक्शंस बन गए। तो पहले 1 साल नौकरी कर लो, ये फर्स्ट स्टेप है।
वंडरफुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। मेरे को जहाँ तक समझ में आया है कि हर किसी को पहला स्टेप तो ये फॉर डिसिप्लिन भी इट्स रिक्वायर्ड ना, कि बिल्कुल। आप एक डिसिप्लिन में आते हो, आप कहीं बाहर जाते हो तो आप बहुत तरीके की चीज़ें सीखते हैं। इट्स अ वंडरफुल आइडिया आई वुड से। एंड सेकेंडली मुझे ये जानना है कि जैसे आपने बोला कि आज के टाइम पे जितना भी यूथ है, या तो मोस्ट ऑफली लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनना है कि हमें कोई अपना बिजनेस करना है, किस तरीके से स्टार्टअप करें, कैसे काम करें, जी। या तो ये थॉट है, या सेकेंडली उनके माइंड में इन्फ्लुएंसर बनने का थॉट है। Yes. बट ये दोनों ही केस में इट्स नॉट वेरी सिंपल, बहुत No. इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कोई भी तो बिजनेस, जी, कोई भी कंटेंट क्रिएशन आपको दिखता सेक्सी है और आप लाइफ को इंस्टाग्राम रील 30 सेकेंड्स टिकटॉक रील समझ रहे हो, यस, बट एक अच्छे इन्फ्लुएंसर के पीछे हजारों फेल्ड इन्फ्लुएंसर्स है। करेक्ट, एक अच्छे एंटरप्रेनर के पीछे हजारों फेल्ड एंटरप्रेनर्स है। तो प्रॉब्लम है कि मोटिवेशन गलत है मैम, कि लोगों का मोटिवेशन है कि मैं इंस्टेंटली रातों रात कूल बन जाऊं, जी, हमें रगड़ना नहीं है, हमें तैयार नहीं होना। करेक्ट, और मैं यही पॉइंट और पहले के पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ कि समझो मैंने स्टोरी चेंज कर दिया। मैं बहुत ही रिच फैमिली से हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरा फैमिली का ठीक ठाक बिजनेस है। जी, क्या मुझे डायरेक्टली वो बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लोग बोलते करना चाहिए, मैं बोलता नहीं। आप देखो 150 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के हाँ, शहजादे का जब ट्रेनिंग नहीं हुआ, तो जब शहजादे ने वो पार्टी को ज्वाइन किया, करेक्ट, पार्टी अच्छी है बुरी लगती है वो आपका चॉइस है, बट वो लीडरशिप नहीं आया तो आज पार्टी हिल रही है। बट एक आदमी ग्राउंड से, कोई उसे चाय वाला बोलता है, कोई उसे चौकीदार बोलता है, एक आदमी ग्राउंड से काम करता है, लोकल इलेक्शन जीतता है, फिर स्टेट का सीएम बनता है, फिर देश का पीएम बनता है। तो उसने ग्राउंड से सीखा है, तो वो मैच्योरिटी, वो कनेक्शंस, वो गंभीरता, वो रिस्पेक्ट है। और इसके लिए ट्रंप सभी को गाली देता है, लेकिन इंडिया में एक ही चीज बोलता है, मोदी इज माय फ्रेंड एंड ही इज वंडरफुल। और लास्ट में ट्रंप झुका मोदी के सामने, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि वो आदमी ने ग्राउंड से। तो आपके फैमिली बिजनेस में आप बच्चे को डायरेक्टली गोदी पे बिठा दोगे, वो डे वन पे बॉस बन जाएगा, बट उसकी वो मैच्योरिटी, वो रिस्पेक्ट, वो कनेक्शंस नहीं है, उसके एम्प्लॉयज, वेंडर्स, कस्टमर्स उसे भाव नहीं देंगे, कंपनी डिक्लाइन हो जाएगा। 2 साल 3 साल बाद रगड़ाओ। और एक सबसे रिचेस्ट फैमिली, आपने नाम सुना रहेगा, किसना ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड्स है, सौजी भाई ढोलकिया नाम सुना है? ये गुजरात के सूरत के ऐसे ज्वेलर्स है जो हर दिवाली में अपने एम्प्लॉय को मारुति गाड़ी, घर, ये सब देते हैं। अभी आपने नाम सुना है? बिल्कुल। उनके फैमिली में बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है। एक रिवाज है बेन कि मैं मेरे बच्चे को, जब वो बिजनेस में आना चाहता है, 6 महीने घर से लात मार के बाहर निकालूंगा। मैं ड्रामेटाइज कर रहा हूँ, 6 महीने बाहर निकालूंगा, उसको बोलूंगा कि तू ये होटल में काम कर, किधर भी काम कर, तेरे जेब में एक बूटी कोड़ी नहीं है, तू एक्स अमाउंट पहले खड़ा कर, फिर तू बिजनेस में आ। करेक्ट। तो उनके बच्चे, 1000 करोड़ के एंटरप्रेन्योर्स के बच्चे जाते हैं होटल में, टेबल साफ करते हैं, चाय सर्व करते हैं, ये आज भी कराते हैं मैम। टेबल, यानी क्यों? कि पैसे की कीमत समझ कि 10 रुपया कमाने के लिए रगड़ना पड़ता है। ये 1000 करोड़, ये तेरे माँ बाप, दादा दादी की पूंजी है, ब्लेसिंग्स है, इसे उड़ाना नहीं है, इसे कंट्रोल करना है। तो वो मैच्योरिटी वो इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए वापस आते हैं। आपको लगता है अंबानी अडानी बहुत रिच है, अडानी में, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, करण साहब को, जो उनके बेटे हैं, उनको मुंबई में 2nd क्लास 3rd क्लास, मुंबई से मुंद्रा ट्रेन में भेजा जाता था ट्रेनिंग के टाइम पे, और जो मैनेजर था उसके नीचे रखा गया था कि इसके नीचे 3 साल पहले काम कर, पहले अपने आप को प्रूव कर, फिर तो इसका सीईओ बन, इसका सेट बन। Yes. तो वो मैच्योरिटी ट्रेनिंग किया जाता है। तो अगर रिच पीपल अपने बच्चे को रगड़ रहे हैं, तो तुम तो भाई एक्सेप्ट कर लो कि मेरा बाप अंबानी अडानी नहीं है, ना मैं सुपर एजुकेटेड हूं, ना मैं शाहरुख खान हूं स्टाइल में, तो 2 साल 3 साल रगड़ के अपने आप को पत्थर से सेमी कोहिनूर बनाओ। तो ये वापस मैं फर्स्ट स्टेप बोलता हूँ कि आप 2 साल काम करो, काम करने के बाद आपको अब पता चल गया। हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं जी। आपको पता चल गया मेरे को ये पॉडकास्टिंग पसंद है, मुझे एडिटिंग पसंद है, मुझे रिसर्च करना पसंद है, मेरे को बोलने का स्टाइल धीरे धीरे आ गया। एक आध दिन समझो आप बीमार थे फॉर एग्जांपल, तो आपके टीम ने आपके लिए रिसर्च कर दिया, उससे गेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर दिया, तो उसको लगता है मुझे पसंद है। अब उसके मन में आएगा कि मुझे ये फील्ड में अपना बिजनेस करना है, ठीक है। अब मन में आएगा तो ठीक है, क्यों? 2 साल बिताया, हल्का पैसा आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, कनेक्शंस आ गया, तो सबसे पहला चीज उसको क्या करना चाहिए? समझो मैं पॉडकास्ट का ओनर हूँ, ये स्टूडियो का ओनर हूँ, मेरा चैनल है, उसको पहले मेरे पास आना चाहिए और बोलना चाहिए, सर मुझे अब बिजनेस करना है, क्या आप मेरे साथ कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करोगे? पहले यही आदमी से पूछो। अगर वो चांस देता कि बेटा तू मेरा हनुमान बन जाए, एक काम करिए स्टूडियो एंड टू संभाल ले, मैं दूसरा स्टूडियो खोल लेता हूँ, या हम और एक स्टूडियो साथ में खोल लेते हैं। आप मानोगे नहीं, ऐसे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। हमारे दुकान से, हमारे क्लाइंट के दुकान से, क्लाइंट के दुकान में एक आदमी 7-8 साल काम करने के बाद वो बोलता है, सर मैं तैयार हूँ, अब मुझे खुद का दुकान डालना है,
तो उसको बोलता है, अगर वो आदमी का एटीट्यूड अच्छा है, 8 साल काम किया, 6 साल काम किया, वो आदमी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ऑनेस्टी है, इसलिए वो सामने से बोल रहा है कि सर मैं खुद का दुकान खोलना चाहता हूँ, आप गाइड करो। जी, तो मैंने देखा है कुछ केसेस में ये ओनर ही 3-4 किलोमीटर दूर दुकान डाल के देता है करेक्ट। कि ये दुकान ले, तेरे पास उतना पैसा नहीं रहेगा, हम्म, ये इसका रेंट डिपॉजिट मैं भर रहा हूँ, तू दुकान पे सिर्फ संभाल, और आज से हम 50-50 पार्टनर्स। हम्म, अभी आप सोचोगे सर मेरे एम्प्लॉय निकल गया, एम्प्लॉय नहीं निकल गया, तेरे को एक फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टनर मिला। करेक्ट ये है। ओनर को सोचना चाहिए हम्म, और एम्प्लॉय को ये सोचना चाहिए कि मुझे एक इन्वेस्टर मिल गया। आप समझो, उसको एक दुकान डालने के लिए 25-30 लाख इंटीरियर में, डिपॉजिट में, माल भरने में लग जाता है। मोबाइल के शॉप खोलने के लिए 2 करोड़ लग जाते हैं मैम, इतना माल भरना है, सीसी भरना है, करेक्ट तो 25-50 लाख लग जाएगा। अभी वो 50 लाख लाना भी रिस्क है, बट आप पार्टनरशिप खड़ा कर दो, अपने बॉस को ही बोल दो कि मेरी इच्छा है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी में स्पार्क है और ओनर को दिखता है कि मैं अगर इसके साथ कुछ नहीं करूंगा तो बाहर ऐसे भी जाने वाला है, जी, तो इसके साथ ही कुछ कर लेते हैं। करेक्ट। और ये बिजनेस में नहीं करना, ये बिजनेस में मेरा चल रहा है, तो और एक दुकान खोल लो, 4-5, उसमें रिस्क शेयर कर लो, 60-40 कर लो, उसको बोल दो कि ये पैसा ब्याज पे दे रहा हूं, जो प्रॉफिट आएगा तो 70 रख ले, कुछ भी टर्म सेट कर लो, तो हो गया एंटरप्रेन्योर। करेक्ट। लोग ये सोचते नहीं है सर मैम, ये लोग सोचते नहीं है, ओनर्स भी नहीं सोचते, ये एम्प्लॉयज भी नहीं सोचते, बट ये सोच आज हमने देखा है। और इसके कारण आप क्या करते कि आपके अंदर ही आदमी है, वो बड़ा हो रहा है और वो आगे जा रहा है। और आप मानोगे नहीं, फ्लिपकार्ट को मैं कहता हूँ मदर ऑफ इनोवेशन। मालूम है क्यों? फ्लिपकार्ट से इतने एंटरप्रेन्योर्स निकले और इतने यूनिकॉर्न्स निकले। यस, सबसे पहले आई थिंक फ्लिपकार्ट ही आया था, फ्लिपकार्ट आया ई कॉमर्स में। यस, और फ्लिपकार्ट के अंडर से काफी छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं जो आज सक्सेसफुल हो रहे हैं। यस, तो वो उनको वहां से सीखने मिला। आई थिंक इट इज अ वंडरफुल स्टोरी। तो ये सेकंड स्टेप हो गया कि आप वहां पे 3-4-5 साल काम करो, अगर आपको ग्रोथ मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, और वहां पे ही आप फ्रेंचाइजी या पार्टनरशिप का ऑफर ढूंढ लो। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, ये कोई सोचता नहीं है। सब सोचते हैं मैं खुद का करूंगा, भाई खुद के करने में पैर निकल जाएंगे, किडनी निकल जाएगी, पैसा कहां से लगेगा? इट्स नॉट इजी। बिल्कुल, आपको सपोर्ट चाहिए। चलो, अगर समझो फॉर सम रीजन आपको बॉस ना बोलता है और अब आपको खुद का करना है फॉर सम रीजन, या आपको नहीं उनके साथ काम करना, हो सकता है इनको आपके साथ काम नहीं करना, उनको आप पसंद नहीं, आपको वो पसंद नहीं, तो अब ये इंसान को खुद का बिजनेस करना है, वो क्या करना चाहिए? उसको पहले जॉब कंटिन्यू करते करते सैटरडे संडे को पार्ट टाइम को खुद का एक साइड बिजनेस चालू करना चाहिए, इन्फॉर्म करके। मैं बोलता हूँ खोल के बात करके करो ना, डरना क्या है, इन्फॉर्म करके। और मैं ये बोलता हूँ क्योंकि जॉब करने में एक सेफ्टी होता है, बिजनेस में फट जाती है। तो सैटरडे संडे एक क्लाइंट लाके दिखा, एक क्लाइंट के साथ इंस्टाग्राम लाइव तो करके दिखा, उसका वीडियो एडिटिंग को करके दिखा, उसका वीडियो पोस्ट, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। और जिस दिन पार्ट टाइम में बिजनेस में आपको लगता है कि नहीं मेरे को 2-3 क्लाइंट मिल गए, मेरे को वो पैसा भी दे रहे, फिर छोड़ के, अब जब आप छोड़ते हो, आपके पास एक छोटा ठीक ठाक बैंक बैलेंस है, आपके पास कनेक्शन से, एक्सपीरियंस से, कॉन्फिडेंस है, अब आप बिजनेस स्टार्ट करो, तो अब आपके पास वो मैच्योरिटी, कनेक्शंस, पैसा है, और आपका एज ज्यादा नहीं है। अगर आपने 20 साल, 22 साल, 24 साल की उम्र में स्टार्ट किया, बाय 27 यू हैव दैट मैच्योरिटी, करिए। करेक्ट। तो आपको ये क्यों करना है कि मेरे को 21 साल की उम्र में मेरे को 1000 करोड़ कमाना है? नहीं, आप 40 साल की उम्र में कमाओ, कौन ना बोल रहे हैं? आई मेड माई फर्स्ट करोड़ एट द एज ऑफ 34। और उसके बाद मैं हर 3 साल में 0 ऐड करते जा रहा हूँ। हाँ। तो सक्सेस इज लाइक दिस, बेस बनाओ। मैं ये एग्जांपल सबको देता हूँ, आप अमेज रहेंगे। सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कौन है? मैं अपने कैमरे वाले को भी पूछना चाहूंगा, बोल लो सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कौन है दुनिया का? सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कौन रहेगा? वॉरेन बफे साहब, नाम सुना है हमने? वॉरेन बफे, यस। वॉरेन बफे साहब का नेटवर्थ कितना रहेगा अंदाज? 100 बिलियन डॉलर्स, बहुत बड़ा अमाउंट है। 1 बिलियन डॉलर यानी 10,000 करोड़। तो 100 बिलियन डॉलर्स यानी 10 लाख करोड़। आप जीरोस गिनते जाओगे, अब गिर जाएंगे, 12-13 जीरोस होते शायद। उनकी एज आज 90 प्लस है। जब उनकी 60 की एज थी तब उनका नेटवर्थ कितना रहेगा मैम? गेस करिए, अंदाज लगाओ। 100 बिलियन है 90 में, तो 60 में कितना रहेगा? आधा, उससे कम, उससे ज्यादा, कितना रहेगा? It's approx 50%, half. 50%? हाँ. It was 1 million. Oh. 1 मिलियन में 1000 ऐड करते तो 1 बिलियन बनता है, और वो 1 बिलियन के बाद और 2 जीरोस है, यानी he has grown 1 lakh times in 30 years. कहने का मतलब till the age of 60 success is always like this. Yes. Till the age of 30, 40 success like this. आप accumulate करो skills, wealth, और उसके बाद compounding आता है।
लोग ये डे वन से चाहते हैं, डे वन से ही नहीं होता, आपको बिल्ड करना पड़ता है स्किल्स, नेटवर्क, एक्सपीरियंस, बजट, और फिर ये कंपाउंडिंग आता है। करेक्ट। तो 60 के एज में मेरे पास सिर्फ 1 मिलियन है, 10 करोड़ ही है, बट 90 के एज में मेरे पास 10 लाख करोड़ है, 1 लाख टाइम्स मोर। आप समझ रहे हो? तो ये पेशेंस का गेम है। तो बैलेंस में आप करो, पेशेंस से काम करो, और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं रिकैप करता हूँ, जॉब कर लो, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो, वर्किंग पार्टनर बनो, पार्ट टाइम करो, और फिर अपना बिजनेस लॉन्च करो, तो आपका परफेक्ट, काम होगा। परफेक्ट। आई थिंक काफ़ी अच्छी बातें आपने बोली है। वर्किंग करने से डिसिप्लिन आएगा, आपकी नेटवर्किंग डेवलप होगी, है ना, पैसे की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी, एंड यू नो कहीं ना कहीं खुद के वर्थ भी पता चलते हैं कि हम कर बिल्कुल। भी सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल। काफ़ी बार ना, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम एक फेरी टेल में होते हैं कि अरे ये बिजनेस बहुत फैसिनेटिंग है और हम कर ही लेंगे, तो वो भ्रम भी कई बार टूट जाता है। आपके सामने जो इंसान बैठा है मैम, जी। वो आईटी इंजीनियर है। जी। मैंने VJTS आईटी इंजीनियरिंग किया है, आईटी बॉम्बे में छोटा मोटा रिसर्च किया है। यस। आईटी इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैंने 1 साल आईटी का काम किया, तो मुझे लगा कि ओके, इट डजंट एक्साइट मी, जी। और मैंने 6 साल इंजीनियरिंग में डाले हाँ। जिंदगी के। इट्स ओके, मेरे को रिग्रेट नहीं है, बट जब मैंने फिर फाइनेंस देखा तो मेरे को फाइनेंस से प्यार हो गया। तो एट द एज ऑफ 24 आई स्टार्टेड लर्निंग फाइनेंस। उसके पहले फाइनेंस का फन ही आता था, जी। और आज मैं मानता हूँ कि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइनेंस ब्रेन, स्ट्रैटेजी फाइनेंस ब्रेन रहूंगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। तो आप हमेशा सीखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, इट्स ओके। Perfect. अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यार बसेश भाई, वो 6 साल आईटी के तो वेस्ट हो गए। हम्म। बिल्कुल वेस्ट नहीं हुए। आज मैं मेरे कंपनी का और मेरे खुद का एआई प्रोडक्ट खुद बना रहा हूँ, तो मेरे को आईटी का स्किल्स आज काम आ रहा है। तो ऊपर वाले पे ट्रस्ट करो, कीप एक्सप्लोरिंग स्किल्स। आपको कौन सा स्किल्स कब काम आ जाए आपको पता नहीं चलता। करेक्ट है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव सर कि कोई भी स्किल्स है ना, वो लाइफ में कभी ना कभी आपके काम जरूर आती है। बिल्कुल। तो स्किल्स अगर आपने डेवलप कर रखी है तो वो कभी ना कभी अपना इम्पैक्ट जरूर दिखाएगी। बस अभी इसमें एक छोटा सा वार्निंग देना चाहूंगा, जी। क्योंकि मैं बहुत सारे यूथ को ऑब्जर्व करता हूँ। ये जो एज है ना 18 से 25, यस। ये आपके लाइफ का गोल्डन एज है। यस। ये एज में पैसे के बारे में अनलेस बहुत क्रिटिकल है मत सोचो, स्किल्स और कनेक्शंस के बारे में सोचो। मुझे आईफोन लेना है, मुझे घूमना है, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, भाई आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बनाओ, तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है, अच्छे फ्रेंड्स मिल सकते हैं। करेक्ट। आपको बैंकॉक में जाके पार्टी करना है, वही आप 2 दिन लोकल बीच पे पार्टी कर लो। आपको आईफोन ही लेना है, 1 साल ओप्पो वीवो पे चला लो। आईफोन लेके आप अपने आप को EMI बर्डन में डाल रहे हो। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज का यूथ जैसे नौकरी में आता है और नौकरी में आके हल्का कैश फ्लो आता है, तो एक तो वो कंफर्ट जोन में चला जाता है कि मैम मैं 10 से 8 नौकरी कर रहा हूँ, थक गया हूँ, अब मेरे में भूख नहीं है। सेकंड, 20,000 का जैसे ही पगार मिलता है, 1 लाख का फोन हाथ में, 20,000 का पगार मिलता है, 1 लाख का बाइक हाथ में, पार्टी हाथ में, तो वो सेविंग्स तो दूर, वो माइनस, वो अपना फ्यूचर बेच के आज एंजॉय कर रहा है। व्हाट इज EMI? आप अपना फ्यूचर समय काट रहे हो और आज एंजॉय कर रहे हो, वही EMI है। लोग को समझ में नहीं आ रहा। अरे EMI में सर 6,000 में आईफोन ले लिया, अरे मूर्ख, अगले 3 साल तू ये आईफोन का गुलाम बन गया। मत करो। तो फिर ये लोग क्या होते हैं मालूम है, जॉब में घुस जाते हैं, एक तो एनर्जी उनकी खत्म हो गई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो खत्म हो गया, फाइनेंशियल बर्डन में आ गया। ये लोग कभी बिजनेस की तरफ जा ही नहीं सकते। फिर बोलते सर शादी करना है, सर EMI है, शादी का EMI है, घर का EMI है, ये EMI है, खुद की एनर्जी भी डाउन। क्योंकि ये 18 से 25 में योर बॉडी इज ऑल्सो यंग। मैं आज भी बहुत हार्डवर्क करता हूँ, लेकिन जो 20 साल की उम्र में हार्डवर्क करता था, उससे तो आज इन 40s ऑफ कोर्स देयर इज अ इम्पैक्ट। तो आप जो भी सुन रहे हो 18 to 25, प्लीज 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 हसल। मैम एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आई वॉज ब्लेस्ड। मैं लगता हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म उस घर में हुआ जहाँ पे मुझे पैसे की दिक्कत नहीं आई। वेल टू डू फैमिली, माँ बाप ने बहुत प्यार किया। लेकिन ये स्टोरी मैं काफी पॉडकास्ट में बोला हूँ, माई मॉम वॉज अ हिटलर मॉम, और अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। उसके कारण आज मैं यहाँ पे, और लोग मुझे प्यार से सर बोलते हैं, लोग प्यार से हमसे IPOs निकालते हैं। 6 साल की उम्र पे, 6 साल का बच्चा, गोलू मोटू मस्त छोटा, 6 साल का बच्चा, मम्मी बोलती है आइसक्रीम खाना है, ऑफ कोर्स। सैटरडे संडे आधा दिन दुकान पे बैठना पड़ेगा बेटा। सैटरडे संडे हाफ डे दुकान पे बैठता था, समझ में कुछ नहीं आता था, बट वो ऑब्जर्वेशन से समझ में आता है कि यार कैश फ्लो क्या है, परचेज क्या है, डिस्काउंट क्या है, निगोशिएशन क्या है, लेबर क्या है, सीमेंट का बैग में मार्जिन क्या है। ये 6 साल की उम्र से सीखता आया। उसके बाद पढ़ाई, इतनी इंटेंस पढ़ाई की कि मम्मी बोलती है बेटा नॉर्मल क्यों बन रहा है, कर कुछ एक्स्ट्रा। और मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। ऑफ कोर्स वो टाइम पे किसी के भी पेरेंट्स जो 1950s 60s में जन्म हुए, वो ज्यादा यूजुअली पढ़े लिखे नहीं होते। और उन्होंने बोला बेटा एक कॉलेज क्यों कर रहा है, एक साथ 2-3 कॉलेज कर। मैंने VJTI, IIT बॉम्बे, वेलिंगकर, तीनों एक साथ किए मैम।
उसके बाद मम्मी बोलती बेटा यंग एज है, अपने आप को बना इंसान, क्या पापा के पैसे भेजी रहा है, शर्म कर। कैन यू इमेजिन, ये हर्ट होता है हमें इन अ गुड वे। मम्मी बोलती है बेटा तू जॉब कर रहा है, जॉब में पागलपन देखा। अब इमेजिन करो मैं ऐसे कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे आपको 10 घंटा कोडिंग और फाइनेंस करना पड़ता है। उसके बाद वो एक ही साल में मैंने 6 एग्जाम्स दिए कॉम्पिटिटिव, CFA लेवल 1, CFA लेवल 2, FRM लेवल 1, FRM लेवल 2, GRE, GMAT, TOEFL, और सब में अच्छा ठीक ठाक स्कोर किया, पास किया, टॉप किया। वो प्रेशर। अच्छा उसके बाद कहानी खत्म नहीं होता, 2008-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया दुनिया में। तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी बंद हो गई, लीमन ब्रदर्स, अगर आपने सुना है तो 2008-9 में बंद हो गई। तो तभी मेरे को MBA करना था, तो मैंने MBA करना है तो वो टाइम पे 50-60 लाख का खर्चा था, आज 1 करोड़ का खर्चा है मिनिमम। अच्छे कॉलेज में करो, पेरेंट्स से पैसे मांगेंगे, मेरी सेविंग्स थी बट उतनी नहीं थी कि मैं 1 करोड़ या 50-60 लाख खर्च को। मम्मी ने मुझे पैसे दिए, कितने पैसे दिए मैम? 1 रुपया, गुड लक, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं देंगे, जो करना है कर, हम हेल्प करेंगे, लोन अप्लाई कर। तो लोन अप्लाई किया, फर्स्ट सेमेस्टर का पैसे भरे, मैंने जो मेरे सेविंग्स से सब उड़ा, ऑफ कोर्स उड़ाना ही पड़ेगा, तो सेविंग्स उड़ा दिए। वहां पे गया, वहां पे पढ़ाई करते करते, अमेरिकन यूजुअली मैथ स्टैटिस्टिक्स में पुअर होते हैं, मैथ स्टैटिस्टिक्स का ट्यूशन लेता था $20 घंटे का, एक साथ 10 जन को पढ़ाता था और इतना अच्छे से पढ़ाता था कि मेरा हमेशा रोज 3 घंटा फुल होता था। तो वो कर करके रेंट, वो करके सबवे का खाना, वो करके स्कूल की फीस, फिर वहां पे स्कॉलरशिप मिला, फिर वहां पे अच्छी जॉब लगी। फिर जब मैं वापस मेरा डिसीजन था कि मुझे इंडिया वापस आना है, पेरेंट्स अकेले है, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये सब प्रॉपर्टी तो मेरा, आई एम द ओनली सन, ये सब एम्पायर मेरा है, बट ये मेरी ट्रेनिंग थी। करेक्ट। तो ये स्ट्रगल के बिना आदमी तैयार नहीं होता है। एंड आई टेल यू वन एग्जांपल, खास करके ये जितने भी पेरेंट्स हैं आजकल, वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो क्या देते, स्पॉइल करते, आईफोन ले ले बेटा, चॉकलेट ले ले, मोबाइल स्क्रीन देख ले। मैं एक स्टोरी देखना चाहूंगा और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप देखते हो कि एक कैटरपिलर जाता है और वो ककून में चला जाता है। ककून यानी वो ट्रांसफॉर्म करने वाला है। कैटरपिलर का फितरत ही है कि वो जाता है, ट्रांसफॉर्म करता है, और अब आप देख रहे हो कि ककून टूट रहा है और वहां से बटरफ्लाई का पंख निकल रहा है, और 4 घंटे हो गए और वो पूरा टूटा नहीं, थोड़ा ही बाकी है, और वो थोड़ा आवाज कर रहा है रोने जैसा, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अब अगर आप एक माँ हो और आप एक नारी हो, आप क्या करोगे मैम? क्या करोगे? ऑब्वियसली ब्रेक कर देंगे। थोड़ा आप बोलोगे कि यार थोड़ा इसको हल्का तोड़ देते हैं, इजी कर देती है, इजी तोड़ देते हैं। ब्रेक करते हैं, बटरफ्लाई बाहर निकलता है, फ्लाई करता है और फिर गिर जाता है। और जैसे ही गिरता है, बिल्ली आके उसको खा जाती है, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जब तक तेरे विंग्स में उतने स्ट्रेंथ नहीं है कि तू तेरा ककून तोड़ सके, तेरे विंग्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि तू कंटिन्यूस फ्लाई कर सके। करेक्ट, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांग। स्ट्रगल ही बच्चे को नहीं करने दोगे तो आपके बाद वो गिरेगा और कंपटीशन और डिप्रेशन, बिल्ली उसको आके खा जाएगा। यस। तो ये प्लीज मेक योर किड्स स्ट्रगल इन अ पॉजिटिव मैनर। अभी ऐसा नहीं करना कि बच्चे को भूखो रखो घर पे, ऐसा मत करो, बट उन्हें काम कराओ। उन्हें इजी आईफोन्स, इजी पैसे, इजी कंफर्ट मत दो, मेक देम स्ट्रगल। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। आपकी जो मॉम है, मैं बोलूँगी कि वो काफ़ी अच्छी टीचर हैं आपकी लाइफ में। बढ़िया है जी। तो काफ़ी अच्छी बात बोली आपने। मुझे सेकेंडली ये जानना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपने बोला था कि 0 पैसे से भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो 0 पैसे से हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। सबसे बेस्ट बिजनेस में कहता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ गारंटेड करोड़पति का बिजनेस या जॉब है जी। जितने भी बिलियनर्स रहेंगे उनको ये वाला फंक्शन स्किल आता रहेगा। और वो है सेल्स। सेल्स करने में, अभी आपका पॉडकास्ट है, अभी आप फॉर एग्जाम्पल स्ट्रगल कर रहे हो कि मुझे कोई ब्रांड्स चाहिए, मुझे कोई अच्छे गेस्ट चाहिए जो पे कर सके, हमें स्पॉन्सर कर सके, ठीक है। अब वो आप नहीं कर सकते। अब आपके पास एक यंग लड़का आता है और बोलता है मैम मैं आपके साथ काम करूंगा, ठीक है, मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए, बट मैं अगर आपको ब्रांड स्पॉन्सरशिप लाता हूँ या कोई पेड कोलैब लाता हूँ तो उसका 10% मैं लूंगा, पेपर वर्क कर लो, ठीक है। और मैम मैं इस आपका परमिशन चाहता हूँ कि मैं आपका लोगो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे यूज करूंगा, और वो सब यूज करने के लिए, हल्का डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए भी आपसे पैसा नहीं लूंगा। तो आप क्या करोगे? उसका बैकग्राउंड चेक करोगे कि लड़का ठीक ठाक है, और फिर ओके करोगे। यस। अब अगर वो लड़के ने मेरा एडवाइस फॉलो किया और 1 साल किधर काम किया रहता, तो उसके पास 20-25 रुपए बचे रहेंगे, उसके अंदर एक हल्की मैच्योरिटी आएगी, वो 4 लोगों को मिलेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे नेटवर्क करेगा। आप बिजी हो नॉर्मल लाइफ में, आप बिजी हो अपने घर गृहस्थी में, आपके पास उतना टाइम नहीं है, उसके पास टाइम है, वो 4 जन को रीच आउट करेगा, 2 जन को वीडियो कॉल करेगा, 1 जन को मीट करेगा, 2 लाख का स्पॉन्सरशिप आपके लिए लाएगा, और 20,000 कमीशन उसका हक का है, रेवेन्यू शेयरिंग वो लेके जाएगा। करेक्ट। व्हाई कांट यू डू सेल्स? व्हाई कांट यू डू डिजिटल मार्केटिंग?
आपको सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए, ईएमआई पे मिल जाता है, इंटरनेट चाहिए, जियो का 4G का सिम कार्ड लगा दो हॉटस्पॉट पे, स्टार्ट। आप कोई दुकानदार के पास चले जाओ जो पुराना दुकान है, अच्छा दुकान है, नाम कोई पटेल स्टोर, कोई एकदम रिजवान, कोई पुराना स्टोर, और उसके पास जाओ, बोलो कि यार आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो यंगस्टर से कनेक्ट नहीं करोगे, एक काम करो, मैं आपको सोशल मीडिया पे कनेक्ट करता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर जितना है उस पर 5% मेरा कमीशन। ओके। हम क्या करते हैं, जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, महीने का 50,000 दे, वो नहीं देगा। बट आप बिजनेस माइंडसेट में जाओ, करेक्ट, कि मैं आपके लिए करूंगा, मुझे पार्टनरशिप चाहिए, और मुझे डिजिटल नेटवर्किंग, डिजिटल सेल्स, पर्सनल सेल्स, LIC बेचो, म्यूचुअल फंड्स बेचो, क्रेडिट कार्ड बेचो। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ और ये बहुत फैंटास्टिक है। एक आदमी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ओके, वो कॉलेज में गया, कॉलेज में कर्जे में था, गरीब था, रियल लाइफ स्टोरी बोल रहा हूँ। कॉलेज से निकलता है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी में नौकरी करता है, बैंक में, और क्रेडिट कार्ड इतना बेचा और उतना इंसेंटिव कमाया कि उसका लोन्स भी खत्म हो गया और उसके पास एक छोटा खुद का फंड आ गया। वो फंड से आज वो आदमी ने पूरा बिल्डिंग बनाया है। 80% ऑफ हिस कंपनी इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी रिलायंस, और सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है वैसी ERP, धर्मेंद्र आहूजा। यानी एक गरीब लड़का गांव से ठीक ठाक इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पे कुछ कुछ फेल भी होता है, वो सेल्स करके पैसे बनाता है, कॉन्फिडेंस बनाता है, और आज एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी बनाता है जिसको मोटा भाई ने 80% खरीद लिया। ओके, उनके साथ मेरा पॉडकास्ट है, धर्मेंद्र आहूजा, वैसी ERP, यानी ये रियल लाइफ स्टोरी है। सो देयर आर सो मेनी रियल लाइफ स्टोरीज कि आप ऐसे सेल्स कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? स्टार्ट विद सेल्स। और एक इंटरेस्टिंग इंसाइट देता हूँ, जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, अगर उनको पूछा गया कि सर मैं आपको किडनैप कर लूं, आपका मोबाइल फोन छीन लूं, आपका वॉलेट छीन लूं और आपको अफ्रीका में फेंक दूं, और एक ही कंडीशन है कि 1 साल के बाद ही हम आपको पिकअप करेंगे, आपको किसको कांटेक्ट नहीं करना है, तो क्या 1 साल में आप वापस करोड़पति बन सकते हैं? तो मालूम है 90% लोगों ने क्या कहा? यस, क्योंकि हम उधर जाके भी सेल्स कर लेंगे, करेक्ट, कुछ ना कुछ ढूंढ के सेल्स कर लेंगे। Once a salesman, always a salesman। Yes, तो सेल्स perfect. और एथिकल सेल्स, सेल्स यानी फ्रॉड वाला, बोल बच्चन वाला सेल्स नहीं, करेक्ट, चिट फंड वाला नहीं, सेल्स यानी ऐसा सेल करो कि सामने वाला व्यक्ति खुश होकर आपको दुआ दे, रिपीट आए, और 2 रेफरेंसेस भी भेजे। अभी समझो यही बच्चा दुकानदार के लिए इतना बढ़िया काम करता है कि वो दुकानदार सामने से बोलता है, बेटा एक काम कर, मार्केटिंग बजट बढ़ा दे। बोलते हैं मेरे पास उतना सेविंग नहीं है। अरे क्यों चिंता कर रहे हैं, ले 1 लाख रुपए ले, मार्केटिंग बजट में देता हो, फिर तेरे हिसाब में से माइनस कर लेंगे। फिर वो इतना अच्छा काम करता है, वो बोलता है बेटा तू बहुत अच्छा काम करे, मैं तेरे को और 2 फ्रेंड्स का काम बोलता हूँ, तू कर ले। इनडायरेक्टली वो एजेंसी बन गया। सो सर्विसेज बिजनेस रिक्वायर्स 0 कैपिटल। आप फाइनेंशियल कंसल्टिंग कर लो, आप कंटेंट क्रिएशन में चले जाओ, आप सेल्स में चले जाओ। कंटेंट क्रिएशन में इसके लिए ना बोलता हूँ क्योंकि सब उसमें फिर टाइम पास में लग जाते हैं, डांस वांस करते हैं और वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट सेल्स में आपको एक्चुअली 3 महीने के अंदर पैसा दिखना चालू हो जाएगा, इन 3 मंथ्स। तो सेल्स करना चालू करो। लोग बोलते सर सेल्स की नौकरी नहीं करनी, मैं बोलता हूँ कि आप मूर्ख हो, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ सेल्स की नौकरी में। मैं ऐसे ऐसे कंपनीज जानता हूं जहां पे नेशनल सेल्स हेड यानी CEO का पगार 25 लाख है, बट नेशनल सेल्स हेड का पगार 1 करोड़ प्लस इंसेंटिव प्लस बोनस है। यानी सेल्स CEO से ज्यादा पावरफुल है। तो सेल्स पे काम करो। परफेक्ट, बहुत सही बात बोली है। एंड मुझे लगता है कि सेल्स का जो बिजनेस है ना, वो नेवर डाई बिजनेस है। 100%। वहाँ पे मतलब सेल्स को मैं आई एम ऑलरेडी इन सेल्स, तो मैं अपनी टीम को कहती हूँ सेल्स जस्ट लाइक अ गीता सार। जो आप जिंदगी में कुछ नहीं सीखोगे ना, तो आप सेल्स में आ जाओ, आप अपनी जिंदगी बदल दोगे, आप सब कुछ सीख जाओगे। ओनली फंक्शन दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड नो इज सेल्स। आपको सेल्स आ गया तो आप बिजनेस कर सकते हो। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा सर, मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पे ना, जैसे जैसे हमने पहले देखा था कि ई-कॉमर्स डेवलप हो रहा है, तो सब लोग ई-कॉमर्स में जाने लग गए। अभी आज के टाइम पे AI की बहुत हवा है, डिजिटल मार्केटिंग बीच में आया था कि सबको डिजिटल मार्केटिंग करना है, सबको उसी में जाना है, एंटरप्रेन्योर भी सबको बनना ही है। अब अगर हम AI की बात करें तो AI को आप कैसे ले रहे हैं? AI इज हियर टू स्टे। AI बहुत पावरफुल है और AI बहुत सारे बिजनेस नौकरी खा जाएगा। नए बिजनेस नौकरी डेवलप करेगा, बट बहुत सारे बिजनेस नौकरी खा जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल है। मेरा एक क्लाइंट है जिसका कॉल सेंटर है। अब इमेजिन करो इसके पास 300 टेलीकॉलर्स है। 300 टेलीकॉलर्स के लिए कितना जगह चाहिए? रेंट कितना लगेगा आपको? कितना जगह चाहिए? आप अज्यूम करो कि 300 टेलीकॉलर्स को बिठाने के लिए आपको 10,000 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। अज्यूम कर लो। अब ये 10,000 स्क्वायर फीट का जगह का आपको रेंट देना है, डिपॉजिट देना है, तो लाखों का खर्चा हो गया। अब ये आदमी लोग का आजकल हमारे इंडिया में खास, हमें काम नहीं करना है। होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, दशहरा की छुट्टी, ईद की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, चाहे वो हमारे सेंटिमेंट्स है कि नहीं, हमें छुट्टी मनाना है। ओके, हम साल के 50 छुट्टी फेस्टिवल के लेते हैं,
बाकी हम बीमार है, हमें चाय ब्रेक चाहिए, सुट्टा ब्रेक चाहिए, तो आदमी तंग आ जाता है कि यार आदमी काम नहीं करता। सेकंड, जब वो काम करता है तो शादी.com, नौकरी.com चालू होता है, उसकी सिंसियरिटी नहीं है, ये आज का आदमी है, तो आदमी से हम परेशान है। अब एक सोल्यूशन आ गया कि आप ये जगह बंद कर दो, आप सिर्फ एक सर्वर ले लो और सर्वर में एक पेन ड्राइव डाल दो, और ये सोल्यूशन 10 साल पहले आया है और लोग यूज कर रहे हैं। वो पेन ड्राइव 300 जन का कॉल्स एक साथ कर सकता है, एआई है। और इमेजिन करो आज मैं कॉल सेंटर में कॉल करूं और आपने उठाया, तो आप बोलोगे हेलो सर क्या तकलीफ है, मैंने पूरा अपना रोना धोना आपको बता दिया। उसके बाद आप बोलते हो सर ये आपका टिकट नंबर, आई गेट बैक टू यू। आपका कॉल तो वापस आता नहीं है। 2 दिन बाद में वापस कॉल करता तो कोई नई मैडम फोन उठाती है, उसको वापस स्टार्टिंग से समझाओ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं मेरे मोबाइल नंबर से कॉल करता हूँ, एआई बोलता है हेलो मिस्टर गाला, हाउ आर यू, आपका ये कंप्लेंट नंबर था, आपका ये चैलेंज था, हमने ये रिजॉल्व कर दिया। तो एआई एक साथ 300 कॉल्स देता है, व्हाट्सअप करता है, ईमेल करता है, रेजोल्यूशन देता है, एफएक्यू देता है, वीडियो सपोर्ट देता है। तो मेरे को रेंट का खर्चा 300 आदमी का खर्चा बन गया, और वो एआई सोल्यूशन कॉस्ट में ओनली 25,000 रुपीज पर मंथ। तो मैं क्यों 20 लाख रुपया खर्चा करूं, 25,000 रुपये में मैं टेलीकॉलिंग सेटअप कर दूं। आजकल देयर आर कंपनीज, हमने इंप्लीमेंट करवाया है कि आप अगर आप एक ब्रांड कंपनी हो, आप समझो ये कप बना रहे हो, तो आपके सेल्समैन किधर भी जाते रहेंगे दुकान में कप बेचने के लिए, तो सेल्समैन की विजिट हमने कम कर दी, आपको एआई एजेंट कॉल करता है और अच्छे से बात करता है कि मिस्टर दीपक पारेख आपको कितना कप लिखाना है, अगर आप ये फोन पे ऑर्डर देते हो तो आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट। और मुझे वो 5% डिस्काउंट पड़ता है क्योंकि मेरा टीम का खर्चा, नाटक खर्चा बच गया। करेक्ट। तो ये ऑलरेडी आ चुका है, एआई हैज कम। लीगल डॉक्यूमेंट्स बढ़ाता है, हॉस्पिटल बिल्स एनालाइज अच्छे से करता है, रिसर्च अच्छे से करता है। एआई इज हियर टू स्टे। अब हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, क्योंकि हम इतने स्लो है, हमारे पास डेटा नहीं है, सिस्टम नहीं है, डिजिटल नहीं है, हम एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम उसका फायदा उठाने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, बैंक से, आप बैंक में देखो आजकल एआई है, चैटबॉट ही है। करेक्ट है। जितने भी बड़े कंपनीज है वो एआई यूज कर रहे हैं। जितने भी स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट है, वहां पे पहले एआई आता है, अमेज़न पे एआई आता है, वो एआई यूज कर सकते हैं क्योंकि वो डिजिटली एनेबल्ड है, वो टेक एनेबल्ड है। हम छोटे बिजनेसेस ने इन्वेस्ट नहीं किया तो हम हारने वाले, बहुत तबाही में देखने वाला हो। 2030 ये मेरा प्रेडिक्शन है, भारत का सतयुग का फेज है। सतयुग फॉर 10% पीपल ओनली। जो लोग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लर्निंग पे काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेडिटेशन पे काम कर रहे हैं, उनके लिए 10% के लिए सतयुग है। 90% के लिए घोर घोर कलयुग है। बिजनेस खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन है, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, रिलेशनशिप खराब है, कैश फ्लो नहीं है, सेविंग्स नहीं है, जिंदगी जी के क्या करना है, ये 90% लोगों का हालत होगा। और 10% जो स्पिरिचुअली एक्टिव है, फिट है, एआई सीख रहे, बिजनेस अच्छे से कर रहे, उनके लिए सतयुग का टाइम। करेक्ट, परफेक्ट। मतलब अपडेट रहना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा, तभी हम आगे सरवाइव कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एमबीए हो जी, कि मुझे बहुत आता है, वो वाला एमबीए हो, तो आपका एमबीए हो जाएगा मेरा बिजनेस का अंत। आपको एमबीबीएस बनना है। वंडरफुल लाइन, मुझे बहुत आता है। हाँ, हम गुजराती में बोलते हैं मने बद्दू आवड़े छे, मने बहु आवड़े छे। परफेक्ट। तो उनको बोलते हैं कि आपका एमबीए हो जाएगा मेरा बिजनेस का अंत। अहंकार ना। बट आपको एमबीबीएस होना है। व्हाट इज एमबीबीएस? मुझे बहुत बहुत सीखना है, मुझे बहुत बहुत सुधरना है। देयर इज अ लाइन विच आई सी इन ऑल बिलियनियर्स जिनके साथ मैं काम करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यानी भूख रखो और जिज्ञासा रखो। जिस दिन यहाँ का जिज्ञासा खत्म हो गया और यहाँ की भूख खत्म हो गई, उस दिन आप कंफर्ट जोन में, कैंसर में आओगे, उस दिन कंपनी का एंड हो रहा है। तो वो भूख और जिज्ञासा हमेशा चालू रखो। आज के टाइम पे ना सर, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, फ्यूचरिस्टिक कैसे बने, बिकॉज आप देखेंगे ना बहुत जल्दी जल्दी ना स्विच आ रहा है। कोई भी बिजनेस ना बहुत जल्दी, मतलब जब तक लगता है कि ये सस्टेन हो गया है तब तक उसका वो भी चले जाता है, पैशन खत्म, सब कुछ खत्म, बिजनेस खत्म, है ना। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बिजनेसेस रह गए हैं। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं तो ऑडियंस अप्रिशिएट करेगा। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं, हार्डवेयर में हो रहा है। हाँ। कंपनीज ने लाखों करोड़ों रुपए डाल के 2G लाया टावर, 3 साल में 3G आ गया, करेक्ट, 2 साल में 4G आ गया, 3 साल में 5G आ गया। अब वो इन्वेस्टमेंट रिकर नहीं हुआ, नया इन्वेस्टमेंट करो। अब 5G अभी तक स्टेबल हुआ नहीं है और 2 साल में 6G की बात हो रही है। Perfect. तो ये हर फील्ड में हो रहा है कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू अपडेट वेरी फास्ट। तो 3 चीज आपको इंप्लीमेंट करना है। फर्स्ट, कीप लर्निंग। आपको जिस दिन आ गया ना कि मुझे बहुत आता है, कि मैं बहुत थक गया हूँ, योर एंड, सीखते जाओ। आज कोडिंग एआई कर रहा है, आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, वेबसाइट एआई बना रहे हैं, आप सीखो। फ्री यूट्यूब है, पॉडकास्ट है मेरे अच्छे लोग के, आप सीखो। एआई को अगर आपको टाइप करना नहीं आता, आप मोबाइल पे बात करो, एआई आपके लिए वेबसाइट बना देगा।
करेक्ट। सीखो, ट्राई करो। तो फर्स्ट इज कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। सेकंड, आप अकेले कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। यू जितना भी टेक बढ़ता है, यू नीड टू हैव पीपल अराउंड यू। यस। लोगों से काम करवाना और काम करना और बांटना, ये एटीट्यूड लोगों के पास नहीं है। तो ये लाना पड़ेगा। कैसे? कि मैं टीम को कैसे मोटिवेट करूँ, फ्रीलांसर्स को कैसे मोटिवेट करूँ, कस्टमर्स को कैसे मोटिवेट करूँ, वेंडर्स को करूँ, इन्वेस्टर्स। यानी अकेला ये अब जमाना नहीं है। भले आप 3 जन हो, बट आपको फंड्स लगेंगे, इन्वेस्टर्स लगेंगे, कस्टमर्स लगेंगे। तो लर्न योर पीपल स्किल्स। और थर्ड स्किल मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ज़माना इतना फास्ट, इंटेंस है, इतना कॉम्पिटिटिव है कि अगर आपके पास स्पिरिचुअल शक्ति नहीं है, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आप देखो आजकल के छोटे बच्चे, मैं कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, 12 साल, 14 साल, 10 साल की बच्ची है, 3 लड़कियां, दे जंप फॉर अ फ्लोर। हाँ, यस, 9th फ्लोर से। उसका रीजन, उनके पापा ने उनका मोबाइल ले लिया। उनको कोरिया जाना था, उनको कोरियन मूवीज पसंद थे, पापा ने बोला आज बेटा पैसा नहीं है। तो मेंटल हेल्थ कितना फ्रेजाइल हो गया है। मेंटल हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, और जितना टेक बढ़ेगा उतना आदमी डिप्रेशन में जाएगा। यू डोंट नो हाउ टू कनेक्ट। तो इसके लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल का मतलब आप कैसे गॉड के साथ कनेक्ट करते हो और अपने आप को पॉजिटिव रखते हो। करेक्ट। गायत्री मंत्र हो गया, या योगा हो गया, या मेडिटेशन हो गया, या अफर्मेशन हो गया, या बेसिक पूजा पाठ, आपको जो करना है, बट आप अपनी शक्ति को बढ़ाए रखो। क्योंकि एआई के जमाने में, एआई आने वाला है, वो ही इंसान धंधा कर पाएगा जो या तो ब्रांड है या जो लोगों को आकर्षण करता है। करेक्ट। लोग शाहरुख खान को मिलने के लिए मन्नत के बार लाइन क्यों लगाते हैं? उसकी एनर्जी और उसके ब्रांड के लिए ना। लोग अमिताभ साहब को मिलने के लिए क्यों लाइन लगाते हैं प्रतीक्षा के बार? तो आपको या तो ब्रांड बनना पड़ेगा। ब्रांड बनना सबके बस की बात नहीं है, बट आप अपनी एनर्जी तो सुधार सकते हो कि लोग आपसे काम करके खुश रहे। तो इस पे काम करो। करेक्ट। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं ना सर, जो एवरग्रीन होते हैं। जैसे अभी हमने वर्ड टू माउथ का या सेल्स का बिजनेस बोला या डिजिटल नेटवर्किंग का बोला, तो ऐसे ही कुछ बिजनेसेस होते हैं जो एवरग्रीन है। ऐसी कोई 2 बिजनेसेस आप हमारी ऑडियंस को सेट बता दीजिए कि मतलब वो एवरग्रीन है, वहां पे आप हम मात नहीं खा सकते। अगले 30 साल का बोल सकता हूँ मैं, एवरग्रीन नहीं बोलता, अगले 30 साल का बोल दो, बहुत इनफ है। ठीक है, मेरे हिसाब से रोटी, कपड़ा, मकान रहना ही रहना है। लोगों को खाना खाना ही है। अब खाने में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। सत्तू, मिलेट्स, हजारों साल से, 100 साल से मेरे घर पे तो ज्वार बाजरी आता ही था, बट आज उनको पैकेज करके मिलेट्स कहा जाता है। हजारों साल, 100 साल से सत्तू हम मिडिल बेल्ट में खाते ही थे, गरीब लोग। आज वो अचानक प्रोटीन हो गया। तो ऑर्गेनिक हेल्दी ईटिंग, फूड के बिजनेसेस बहुत बढ़ने वाले। और खास करके उसमें 2 टाइप, एक तो है टेस्टी जंक ट्राइंग फूड, वो भी ट्राई करना चाहिए, कोई खराबी नहीं है। और एक है हेल्दी ऑर्गेनिक सात्विक फूड। तो एनीथिंग यू डू इन फूड, एग्रीकल्चर, एग्रीटेक, फूड, यू आर गोइंग टू वर्क। ओके। सेकंड इज कपड़ा। कपड़े में आ गया ज्वेलरीज, एक्सेसरी सब। आज लोगों को फास्ट फैशन पसंद है। 500 का शर्ट दे दो, 2000 का सलवार दे दो, 600 का कोई सिल्वर ज्वेलरी छोटा मोटा दे दो। तो लोगों को ये फास्ट फैशन बहुत पसंद है। लोग ये नहीं बोलेंगे यार 4 लाख का मुझे कोई ज्वेलरी दे दो, नहीं, उससे 3000 का ज्वेलरी दे दो, 6 महीना पहनूंगा, फिर और किसको दे दूंगा। तो फास्ट फैशन बहुत ज्यादा चलेगा। रियल एस्टेट इज हियर टू स्टे, क्योंकि स्टॉक्स कंपनीज आएंगे जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी नया आएगा जाएगा। जमीन तो उतनी है, जमीन तो उतनी है, और पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो जो जमीन के साथ अच्छा काम कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, ब्रोकरेज कर सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है, वो राजा है। इसके अलावा और 2 बिजनेसेस में बहुत बुलिश हूँ, एक है एफ और एक है जी। एफ इज फाइनेंस। पैसा तो चाहिए, ओके, या तो फंड रेज करने के लिए, या तो इन्वेस्ट करने के लिए, या तो लोन्स लेने के लिए, या तो दान पुण्य करने के लिए। तो फाइनेंस नॉलेज, फाइनेंस क्रिएशन, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसआईपी, वेल्थ मैनेजमेंट, बहुत बड़ा फील्ड है। और अभी भी इंडिया से 5% फाइनेंशियल लिटरेट है, अभी भी 95% बाकी है। कितना बड़ा स्कोप है। एनजी इज कुछ नहीं समझ में आता तो बाबा बन जाओ, गॉडमैन, वो भी तो बड़ा धंधा है। अच्छे भी लोग हैं उसमें, थोड़े उसमें नॉटी बदमाश लोग भी है। मैं उसमें नहीं जाता हूँ, बट एज अ बिजनेस वो बहुत बढ़िया है। एनी टाइम यू टॉक अबाउट एस्ट्रो और वास्तु और पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी, वहां पे लोग अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो आई थिंक ये 5 बिजनेसेस अगले 30 साल तक तो बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। परफेक्ट। आपने जैसे बोला रोटी, कपड़ा, मकान, तो मुझे ना कपड़े का बिजनेस आज के टाइम पे आप देखेंगे ना सर, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, इनफैक्ट वो भी सेकंड हैंड क्लोथिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे। कहीं पे भी आप मार्केट में देखेंगे जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी है ना, इनफैक्ट वो भी सेकंड हैंड बिजनेस, मतलब सेकंड हैंड क्लोथिंग के ऊपर अपना बिजनेस लेकर आते हैं, स्टॉल लगाते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे भी बीच में मतलब लोग हैं या मीडिएटर हैं जो इस टाइप की सेलिंग करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बिजनेस। 100%। बट
कंपटीशन हर इंडस्ट्री में, आप ये मत जी। एक्सपेक्ट करो कि मैंने कपड़े का दुकान डाल दिया हाँ। या मैंने कपड़ा का फैक्ट्री डाल दिया, कंपटीशन है, हम्म। बट उसमें अगर आप स्मार्टली बिजनेस स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हो तो आप ग्रो कर सकते हो। जी बिल्कुल। अब मुझे ये जानना है सर कि जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस का क्वेश्चन होता है कि अगर तो हमारे पास फाइनेंस नहीं है, जैसे आपने कुछ कुछ तो एडवाइस दिए कि ठीक है ज़ीरो से हम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं पे हमारा बिजनेस चल रहा है, फिर फाइनेंसिस क्राइसिस आ गया, तो ठीक है। हमें फंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिकॉज फंडिंग करना भी ना इट्स अ बिग ट्रैप। यस। कहाँ से आप उसको निकालोगे, कैसे करोगे? तो आज के टाइम पे ना काफ़ी लोग उस फंड में भी फंसे हुए हैं, यस। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? पॉइंट नंबर 1, आपके पास खुद के पास थोड़ी सेविंग्स है। अगर आपने मेरा एडवाइस फॉलो किया, आपने जी। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में एक फेज आता है मैम जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर पे हेल्दी फ्रैंकी बनाऊंगी और यस। बेचूंगी, और अगर 50 लोग आपके सोसाइटी और आसपास पे उसे पैसा दे के रेगुलरली खरीद रहे हैं, बिजनेस हिट है। 50 लोग तो चाहिए पेइंग कस्टमर्स, नॉट फुकट वाले। जी। अब आपको लगता है कि बसेश भाई मेरे जितने सेविंग्स थे ऑलमोस्ट खत्म हो गए, बट मेरा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ फंडिंग एवरीवन शुड एक्सप्लोर इज लोन्स। लोन्स बुरे नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नहीं होता, उसके पहले हम लोन लेते हैं, या हम बिना प्लानिंग का लोन लेते हैं। नहीं, प्रूफ ऑफ Yes. कंसेप्ट कर लो, उसके बाद लोन्स लो। और लोन्स कौन देगा आपको? FFF, फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड फैंस। सबसे पहला लोन, अगर आपके भाई भाभी, रिलेटिव्स, नेबर्स, टीचर्स, कलीग्स, एक्सपॉस जो आपके साथ 15, 20, 25, 30 साल काम कर रहे हैं, वो आपको 50,000 नहीं देते हैं, तो मोदी जी, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर आपको 5 लाख क्यों देगा? यानी आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, आपके पर्सनैलिटी में, एटीट्यूड में, रिलेशनशिप में उतना पावर नहीं है कि आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी खड़ा कर सको। करेक्ट। तो मैं जो भी हमारे पास फंडिंग के लिए आते हैं और हम जिनको इनवाइट करते हैं, हम पहले चेक करते हैं कि भाई कितना तूने खुद से लगाया, कितना तेरे मम्मी पापा, भाई भाभी, रिलेटिव दिया। अगर कोई तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में से नहीं दे रहा है, या तुम्हारे कोई बॉस वॉस कलीग नहीं दे रहा है, तो हम उनको नहीं एंटरटेन करते। देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। ओके। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा है। हर बिजनेसमैन को 2 सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो रामबाण है। पहला सर्टिफिकेट है स्टार्टअप इंडिया का। आप नया बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट ले लो, फायदे बहुत सारे, मैं अभी बताने वाला हूं। सेकेंड सर्टिफिकेट है MSME, उद्योग आधार नंबर। अब ये 2 सर्टिफिकेट लेने के बाद जब आपका बिजनेस का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया और आपको थोड़े फंड चाहिए, कितना फंड चाहिए? 10 लाख, ठीक है? 10 लाख इज ओके। PM मुद्रा स्कीम अप्लाई कर लो ऑनलाइन। आप अप्लाई करो, इजी नहीं है, फॉलो अप करना पड़ेगा, बट मिलता है। मेरे लास्ट 3 साल में हमारे ग्रुप में 40 to 50 लोगों को PM मुद्रा स्कीम लोन्स 10 लाख मिला है, 5 लाख, 10 लाख मिला है, अच्छा, विच इज अ गुड अमाउंट। अच्छा, 10 लाख से पेट नहीं भरता। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो और आपका बढ़िया स्टार्टअप है जिसमें थोड़ा इनोवेशन है, थोड़ा उसमें पोटेंशियल है, 50 लाख चाहिए। 50 लाख इज गुड अमाउंट मैम। निधि स्कीम करके गवर्नमेंट का, निधि सीड स्कीम। PM मुद्रा स्कीम इज अ लोन जो आपको ब्याज पे मिलता है। निधि स्कीम इज अ ग्रांट, इज एन इक्विटी, इज अ सीड कैपिटल, वो बिना ब्याज का पैसा है। यानी ये 50 लाख ले लो और गवर्नमेंट का छोटा सा हिस्सा है, दैट्स इट। पर 50 लाख में तो बहुत कुछ प्रूव कर सकते हो। अब आप बोलते हो कि बस इसमें 50 लाख भी मैंने यूज कर लिया, बिजनेस और बड़ा है, मुझे और पैसे चाहिए। कितना चाहिए? 50 करोड़। 50 करोड़ तो बहुत पैसे है। अप टू 50 करोड़ गवर्नमेंट वापस लोन देता है, कोलैटरल फ्री। यानी ना आपको घर, ना गोल्ड, ना शेयर्स गिरवी रखना पड़ता है। इसका नाम है CGT MSE। पर वो कब देगा? जब आपके पास रिकॉर्ड हो। आपके पास बिजनेस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, सेल्स प्रॉफिट नहीं है, तो आप 10 लाख का लोन लो, वहां से रिकॉर्ड बनाओ, फिर 50 लाख का लोन लो। अगर अप्लाई होता है, नहीं होता है तो 10 लाख लोन से 2 साल का रिकॉर्ड बनाओ और CGT MSE अप्लाई करो, 1 करोड़ मिल जाएगा। 1 करोड़ बहुत अमाउंट है। अप टू 50 करोड़ आई हैव सीन इन ग्रुप, 18 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ मैंने देखा है मेरे ग्रुप में लोगों ने लेते हुए, और उससे वो फैक्ट्रीज, लैंड खरीदते और बड़ा बिजनेस करते। तो आप क्या बोलते हो पैसा नहीं मिलता है? इसके अलावा प्राइवेट फील्ड में भी अगर आप स्मार्ट हो, लिंक्डइन में नेटवर्किंग करते हो, एंजल इन्वेस्टमेंट इवेंट्स में जाते हो, तो एंजल इन्वेस्टर्स है, आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, आपकी पर्सनैलिटी ठीक ठाक है, व्यवहार ठीक ठाक है, वो लोग 25 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स। उसके बाद VC इन्वेस्टर्स है जो 5, 10, 15, 20, 50 करोड़ तक डालते हैं। उसके बाद प्राइवेट इक्विटी फंड्स है जो 100, 200, 300। अब भी रिसेंटली मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूँ, 3 दिन पहले हमारे एक क्लाइंट को हमने 150 करोड़ रेज करके दिया है, 1000 करोड़ वैल्यूएशन। आप क्या बोलते हो? फंड्स यानी एक्स्ट्रा पैसे पड़े लोगों के पास, आप में आपके टैलेंट होना चाहिए। और लास्ट अल्टीमेट एग्जिट, आप IPO निकाल दो, जहाँ पे मोटा भाई बैठे है, जहाँ पे अडानी, टाटा बैठे। तो पैसे की कमी नहीं है, आपके नेटवर्किंग, आपकी स्किल्स, आपकी भूख की कमी है। पैसे की कमी मार्केट में नहीं है। और मैं आपको इसके लिए प्रूव करता हूँ कि जो अल्ट्रा रिच है ना,
उनके बच्चों को हार्डवर्क नहीं करना है। हम्म, आप देखो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है ना, अंबानी अडानी को छोड़ दो, जी, उनके बच्चे को हार्डवर्क नहीं करना, तो सभी लोगों ने अपना फैमिली ऑफिस खोला है। एंड यू नो व्हाट इज अ फैमिली ऑफिस, कि ये है मेरा 500 करोड़, मैं 5 जन को 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ दे दूंगा। जी, तो वो पैसे बांटने के लिए बैठे हैं। हम्म, आप स्किल करो, नेटवर्क करो, भूख दिखाओ, उनको इंप्रेस करो, वो आपको पैसे देंगे, आपको इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे इंडिया में 100 फैमिली ऑफिसेज है जिनका खुद का पोर्टफोलियो इज मोर देन 1000 करोड़, यानी 1 लाख करोड़ तो बटने के लिए ऐसे ही बैठे हैं। आप प्रूव तो करो अपने आप को। करेक्ट। आईपीओ की आपने बात करी, तो आईपीओ तक तो खैर बिजनेस वहां तक लेके जाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। नहीं अभी मैं नहीं, थोड़ा सा नहीं। नहीं, जैसे अभी आप देखेंगे मामाअर्थ की बात करें या बोट की भी बात करें, तो इनको काफी डिफिकल्टीज मैं फेस एक करनी क्लैरिफिकेशन दे दूं, पड़ेगी। वो आईपीओ 2 प्रकार के होते हैं, एक है एसएमई आईपीओ, जी, एक है मेन बोर्ड आईपीओ। जी, ये जो बड़े बड़े कंपनीज है ना, ये मेन बोर्ड आईपीओ में जा रहे हैं। यस, आप एसएमई आईपीओ में भी जा सकते हो, और वो इतना टफ नहीं है। आप अगर मेरे प्रोसेस से जाते हो जी, तो 2-3 साल जॉब कर लो, हाँ, हाँ, फिर 1 साल प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए डाल दो, वहां पे 10 लाख मिल गया, फिर और 2 साल डाल दो तो आप एक ठीक लेवल पे आ जाएंगे। तो 7 साल में आप अपनी कंपनी को वो लेवल तक ला सकते हो कि पूरे साल का सेल्स माइनस कॉस्ट, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, वो 1 करोड़ रुपया आता है। यानी अगर आप 18 साल के हो, देन टिल द एज ऑफ 25 to 27, अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी स्किल्स, बाकी पॉडकास्ट भी देख लो, अप्लाई करते हो, अगर आपके बिजनेस में 1 करोड़ रुपया ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, विच इज नॉट टू मच, 1 करोड़ इज ओके। करेक्ट, मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ, नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी ये मेरा सेल्स है, ये मेरा रेंट, सैलरी, मार्केटिंग है, माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़, एबिडा जिसे कहते हैं। तो 1 करोड़ एबिडा वाले को एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग मिलता है मैम। हम कितने कंपनीज का करा रहे हैं? मैंने 16 कंपनीज का करा है, मुझे मालूम है, मेरा काम है। अच्छा, यानी आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ प्रॉफिट, ये बहुत नॉर्मल है। आप भी मेहनत करो, मेरे स्टेप्स फॉलो करो, 2 साल के बाद आप मुझे बुला लो, मैं आपके कंपनी का एसएमई आईपीओ निकाल दूंगा, क्यों नहीं? परफेक्ट। एंड इट गिव्स यू प्राइड, इट गिव्स यू अ ब्रांड वैल्यू, इट गिव्स यू फंड्स। कराइए। अभी जैसे अभी आप लेटेस्ट हम एमएसएमई की बात कर रहे थे, आपकी बातचीत में एमएसएमई का नाम लिखना है, तो एमएसएमई की काफ़ी सारी स्कीम्स होती है ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, फाइल लटक जाती है, बहुत मुश्किल से मिलता है। एमएसएमई से आने से पहले ना मेरे को आप जो डॉक्यूमेंटेशंस है, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि किस टाइम पे हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना चाहिए, किस टाइम पे हमें जीएसटी वगैरह ये सब अप्लाई करना चाहिए। मैं छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए बात करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है ना सर, कि काफ़ी लोग जो होते हैं, जैसे आपने बोला फ्रेंड फैमिली से वो सब कुछ लोन तो ले लेते हैं, बट बहुत लॉन्ग टर्म ना बिजनेस को चला नहीं पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि राइट टाइम पे कब रजिस्टर्ड करवाना है, कब जीएसटी लेना है, कब कैसे करना है। उनको पता ही नहीं है कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको फंड भी देंगे, लेकिन आपके पास में वो प्रूफ तो होना ही चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। 6 स्टेप्स बोलता हूँ, बहुत सिंपल। सबसे पहले एक नियम कर लो कि मैं जो भी करूंगा एक बैंक अकाउंट में लूंगा और उसे ट्रैक करूंगा। ठीक है। आपने बोला कि मेरा सेल्स 10 लाख है, लेकिन कुछ कैश में लिया, कुछ आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो नहीं। सबसे पहला, अगर आपको 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, सबसे पहला बैंक अकाउंट में डालो, अकाउंटिंग करो, सबसे पहला। सेकंड, आप आज बिजनेस स्टार्ट करो तो कंप्लायंस के चक्कर में मत बढ़ो, एक सिंपल कागज लिख दो, साइन कर दो, कोई सीए दे उसको बोल दो, उसे कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। यानी बसेश गाला, मेरा ही पैन कार्ड, वही मेरा कंपनी है, यानी एक ही पैन कार्ड पे मेरा कंपनी का अकाउंट भी चलेगा, करंट अकाउंट, मेरा अकाउंट चलेगा। ये बहुत सिंपल है। अभी पेपर वर्क में टाइम वेस्ट मत करो, अभी आप धंधे को बिल्ड करो। फिर जैसे ही आपने वो कंपनी रजिस्टर कर लिया, कागज आरओएफ पे, बहुत सिंपल होता है क्योंकि प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। वही दिन आप स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट और एमएसएमई सर्टिफिकेट वही दिन ले लो। 10 साल का टाइम मिलता है आपको स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए। स्टार्टअप के लिए 10 साल मिलता है, एमएसएमई के लिए जब तक आप 250 करोड़ के टर्नओवर पे नहीं पहुंचते, आपका वैलिड है। तो क्यों नहीं लेना चाहिए? बेनिफिट्स है, बहुत बेनिफिट्स है। 10 इयर्स के लिए वैलिड है स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट, 10 साल के लिए वैलिड है। यानी आज मेरा कंपनी का जन्म हुआ तो मैं इसे स्टार्टअप 10 साल तक ही कह सकता हूँ, या जब तक इसका 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं होता तब तक। और एमएसएमई वो ही बिजनेस को कह सकता हूँ जिसका टर्नओवर 250 करोड़ के अंदर है। तो आप आज रजिस्टर कर लो, 10 साल में कुछ ना कुछ तो पहुंच जाएंगे। 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। उसके बाद आपको बिजनेस अपने अकाउंट में लेना है। अगर आप सर्विस बिजनेस हो, जैसे मैं कंसल्टिंग में हो, ट्रेनिंग में हो, आप एडवाइजिंग में हो, पॉडकास्ट में हो, सर्विस बिजनेस है तो 20 लाख का लिमिट है। अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस में हो, मैं दुकान हो, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, तो 40 लाख का लिमिट है। 20 लाख और 40 लाख के नीचे जीएसटी नहीं लगता। 20 लाख और 40 लाख जैसे हो जाता है, उसके बाद अब धंधा चल रहा है, चुपचाप एक सीए को पकड़ लो, 5,000 दे दो और बोलो जीएसटी सर्टिफिकेट कर ले, और अब कंपनी का स्ट्रक्चर कर लो। और ये करने के बाद जैसे आपका कंपनी 1 करोड़ 2 करोड़ पे जाता है,
फिर आप अपने कंपनी को चेंज कर दो। प्रोपराइटर बहुत रिस्की है क्योंकि मैं ही कंपनी हूँ, मेरे को कुछ भी हो Yes, सकता है। correct. फिर आप अपने कंपनी को आइदर LLP या प्राइवेट लिमिटेड कर लो, वो CACS को पूछो, बस यही स्टेप्स है। और आज के जमाने में मैं आपको, आपके व्यूवर्स को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। जी, अगर आपके पास बसेश भाई जैसा नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस मेंटर और इन्वेस्टर 24/7 365 अवेलेबल हो तो आपको चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। सर कंपनी कैसे फॉर्म करना है, प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूँ, वेबसाइट पे कौन से शब्द लिखूं, आपको चाहिए तो मैंने बसेश गाला AI वर्जन बनाया है। ओके। लास्ट 15 साल का मेरा जितना नॉलेज है, जी, 800 कंपनीज को जो मैंने ट्रेनिंग दिया है, जी। जितने यूट्यूब वीडियोस है, पॉडकास्ट है, जितने मैंने IPOs निकाले, वो सब फॉर्मूलास उसमें डाला है और वो मैं लॉन्च कर चुका हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर आवर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कि भाई लैक ऑफ नॉलेज और गाइडेंस के कारण आप एटलीस्ट 1 करोड़ तो पहुंचो। जी, 1 करोड़ के बाद मेरे पास आना, जी, तब तक आपको पैसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपका भाई का AI वर्जन बैठा है, आप गाइडेंस कर लो, तो आप उससे बात कर लो, सर प्रोप्राइटरशिप कैसे फॉर्म करना है, गवर्नमेंट के कौन से वेबसाइट पे सब्सिडी लेना है, वो सब आंसर दे देगा। और वो मेरे स्टाइल में, कड़क लेकिन प्यार वाले स्टाइल में आंसर दे देगा। परफेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है। हाँ, आप correct. मानो नहीं बहन कि मैं फैमिली बिजनेस से हूँ, लेकिन हम्म, अगर मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया 2013 में, तभी कोई बसेश गाला मिल जाता तो आज मैं 1000 करोड़ की कंपनी बना चुका रहता। आज मैं 100 पे हूँ, मैं 1000 की बना चुका रहता। गाइडेंस नहीं मिलता मैं, तो आपको एटलीस्ट 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए वो गाइडेंस मैंने ऐसा बनाया कि 1 करोड़ तक वो पहुंचा देगा। जी, उसके आगे फिर आप देख लो। परफेक्ट। एक और एडवाइस मैं लेना चाहूँगी। जी। काफ़ी लोग हैं जिनकी क्वेरी मेरे पास आई थी, तो वो स्मॉल टाउन से आते हैं। अब वहाँ वो अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट वो वहाँ से कहीं मूव नहीं हो सकते और उनको वहीं बिजनेस करना है। तो आप उनके लिए क्या सजेशंस देंगे? आप गोल्ड माइन पे बैठे हो, मेरा बस चले, मेरी कुछ मजबूरी है तो मैं मुंबई छोड़ के मैं स्मॉल टाउन में चले जाऊं। जी। स्मॉल टाउन इज द बिग भारत बिजनेस बिलियनर हब। हम्म, वहां पे करोड़ों के बिजनेस बनते हैं। विशाल मेगा मार्ट कहाँ पे बना? मुंबई दिल्ली में डीमार्ट और सब लोग लड़ रहे थे, विशाल मेगा मार्ट Tier 2 Tier 3 में बिल्ड करके 4,000 करोड़ की कंपनी बन गई। करेक्ट। रैपिडो ने कहाँ पे लॉन्च किया? बाइक्स Tier 2 Tier 3 में, कैब्स Tier 2 Tier 3 में, फिर वो शेयर में आए। आप समझो मैम, एक चाय का कप का कॉस्ट कितना होता है? अंदाज ठीक ठाक चाय का कप का कॉस्ट कितना होता है? कोई एक छोटा दुकान से लिया तो कॉस्ट कितना होता है? 20 रुपया। हाँ, 20 रुपीज। ठीक है, मुंबई में 20, दिल्ली में 20, 20 का 25 होगा। जबलपुर में कितना है? 20 ही है। बट जबलपुर में जगह का रेंट, जबलपुर में स्टाफ का कॉस्ट, मुंबई में 100 स्क्वायर फीट का रेंट मुझे 50,000 चुकाना पड़ता है, स्टाफ को 20,000 देना पड़ता है। जबलपुर में 10,000 में रेंट चला जाता है, स्टाफ को भी 6-8 हजार 10,000 दे दूंगा, वो खुशी खुशी काम करेगा। पर चाय तो उतना ही है, पॉपुलेशन भी उतना ही है, तो प्रॉफिट कहाँ जाता है? Tier 2 Tier 3 में लोगों के पास पैसे है, सपने हैं, वहां पे आइडियाज नहीं है। आप बीजी सर के पॉडकास्ट देख लो, AI से ब्रेनस्टॉर्म कर लो और बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जो ज्यादा दिमाग लगाता है ना वो पैसे नहीं बनाता। जो बिजनेस मुंबई में अच्छा चल रहा है उसको कट कॉपी पेस्ट करके अपने कल्चर में लोकल फ्लेवर करके चालू कर दो चुपचाप। रैपिडो ने वही किया, ओला उबर चल रहा है, यहाँ पे नहीं आया, फ्लेवर करके लॉन्च कर दिया। विशाल मेगा मार्ट ने वही किया। तो आप देखो अमेरिका में शहर में कौन से बिजनेस अच्छे चल रहे हैं आज। आप आओ, घूमने को आओ, चप्पल घिसो, देखो वो बिजनेस को कॉपी करके चालू कर दो, उधर चलना ही है। जी। इंडिया की अगर मैं बात करूं 2030 या हम 2050 की भी अगर बात करें, तो आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? क्या लगता है भारतवर्ष कहाँ जाएगा आगे? 2047 जो मोदी जी का सपना है, इंडिया 100, मैं वापस रिपीट करूंगा कि सत्युग है, पर वही 10% के लिए है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, लर्न करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, मेहनत करेंगे अभी, और 90% के लिए कलयुग है। तो इंडिया को क्या कभी हम बोल पाएंगे, जैसे अभी हम अगर ट्रम्प की भी बात करें, है ना, टैरिफ वगैरह को लेके काफ़ी सारी बातें हुई थी, काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो हमें काफ़ी इम्पैक्ट देके गए कि भाई लगता है कि थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो क्या हम दोबारा से स्वदेशी को अपना पाएंगे? 100% इंडिया वापस सोने की चिड़िया बन रही है। आई कैन सी इट एंड आई विल टेल यू व्हाई। AI टेक और मैन्युफैक्चरिंग, चाइना को बीट करना मैन्युफैक्चरिंग में डिफिकल्ट है। 2047 तक बीट नहीं कर पाएंगे, ये रियलिटी है। मैं देश को प्यार करता हूँ, बट हम सेकंड तो आ सकते हैं। हम फर्स्ट नहीं है, बट हम सेकंड तो आ सकते हैं। ठीक है, टेक में USA को बीट करना बहुत मुश्किल है जी, चाइना को बीट करना मुश्किल है, बट इंडिया के पास एक चीज है, यूथ और स्पिरिचुअल एनर्जी। अब यही यूथ पूरा दिन निब्बा निब्बी, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे सोनू ने खाना खाया, डिप्रेशन, टाइम पास, ड्रग्स देखता है, तो कलयुग आने वाला है। बट ये यूथ लर्न करता है, प्रेमानंद महाराज को फॉर एग्जांपल फॉलो करता है, योगा करता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखता है, सॉफ्टवेयर कोडिंग करता है, हसल करता है, तो यही यूथ सत्युग बनाएगा। तो ये हमारे यूथ पे निर्धारित है।
जो सबसे बड़ी हमारी शक्ति है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ आप हसल करोगे और भूख दिखाओगे तो आप सत्युग में जाओगे, और आप आज टाइम पास करोगे और डिप्रेशन में जाओगे तो कलयुग में जाओगे। जी। तो आप हमारा भी भविष्य हमारे यूथ के हाथ में। परफेक्ट, बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने। लेकिन आज के टाइम पे ना जितनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है जो हमारा यूथ है ना वो बेचारा बहुत डिफिकल्टी में है, बिकॉज इतनी जल्दी जल्दी स्विच आ रहा है चीज़ों पे कि वो समझ ही नहीं पा रहा है। जब तक वो स्टेबल होता है तब तक कुछ और ट्रेंड आ जाता है। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ, यूथ को मेहनत ही नहीं करना है। हम्म, आप उनको बोल दो, पहला ही क्वेश्चन है सर सैटरडे ऑफ, हाँ करेक्ट। 9 to 5 हमें काम नहीं। अरे स्टार्टिंग के 3 साल रगड़ भाई, अपने आप को बिल्ड कर, फिर डोमिनेट कर। आई हैव पीपल, मैं एक बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पे एक लड़की आई थी, बहुत बढ़िया टैलेंट है उसका। उसने स्टार्टिंग में मेरे को सैटरडे ऑफ पे बोला नहीं तेरे लिए सैटरडे संडे वर्किंग भी है, तू पहले सीख। 3 साल सीखा। आज मेरा मुंबई में ऑफिस है, वो बैंगलोर में रहती है, सिर्फ 4 घंटा जी। काम करती है दिन का, जी, और पगार लाखों में लेके जाती है, बोनस लाखों में लेके जाती है। वो वैल्यू बिल्ड कर रही है, वो उसने वो टैलेंट रखा यस। कि अब मैं माँ हूँ, शी इज अ मदर, मैं सिर्फ 4 घंटा दे पाऊंगी, मुझे रिलैक्सेशन भी चाहिए, मैं भागा भागी नहीं करूंगी, पर 4 घंटे में मेरा वो स्किल सेट है कि मैं आपको भी प्रॉफिट कराऊंगी और मेरे को भी अच्छा खासा चाहिए, तो मिलेगा भाई। जी, बिल्ड करो। तो आई थिंक यूथ का प्रॉब्लम है, ये दुनिया से निकल के रियल दुनिया में आए, चप्पल घिसे, प्रैक्टिकल काम करे, हसल करे। और ये जो है ना कि आई विल थिंक अबाउट इट, आई एम नॉट लाइकिंग इट, थिंकिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। नाइकी बनो, जस्ट डू इट। जब आप Yes. करोगे तब आप ग्रो करोगे। लाइफ बहुत फास्ट चेंज होगा, और वो ही जीत पाएगा जो समय अनुसार चेंज होगा। और चेंज होने के लिए यू हैव टू बी इन द फील्ड। घर पे बैठे बैठे आप चेंज नहीं कर सकते। 1 साल पहले कोई भी पॉडकास्ट में, 6 महीने पहले मैं एआई की बात नहीं करता था। मैं लास्ट 3-4 महीने में रात को 4-4 5-5 घंटा मैं अपने एआई पे काम कर रहा हूँ एट द एज ऑफ 40। जी, और 20 साल के बच्चे रात को टाइम पास कर रहे हैं। यस। भूख और हंगर रखो तो आप ग्रो कर सकते हो। वंडरफुल। चलते चलते हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आई थिंक अपने स्पिरिचुअलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करिए, बहुत जी। ज्यादा पावर है। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश और बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपने ये स्टेप्स जो हमने ये पॉडकास्ट में दिखाए वो फॉलो करोगे, आपके माँ बाप के लिए, आपके परिवार, समाज और देश के लिए सत्युग बहुत जल्दी आने वाला है। जी, विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। आप ऐसी ही हमारी जनता को, हमारे यूथ को इंस्पायर्ड करते रहे, अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज लेकर आते रहे अपने प्लेटफॉर्म पे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर। थैंक यू।